हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में। इस चैप्टर की ये हमारी सेकंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा कि जो अतीत है हमारा उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। प्राचीन समय के जो लोग थे वो किस तरह से नदियों के किनारे रहते हैं, जंगलों से जो है अपने जो खाने की चीज़ें हैं वो प्राप्त करते हैं, वो यात्राएं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, चाहे वो अपने भोजन की तलाश में जा रहे हों या फिर जो है वो धर्म के अपने किसी काम से, जो धार्मिक गुरु हैं वो धर्म का जो है प्रसार करने के लिए जा रहे हैं, जो व्यापारी हैं वो अपने सामान के लेन देन के लिए इधर से उधर जो है यात्रा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा अतीत है उसके बारे में हमें कैसे पता लगता है। तो अतीत के बारे में कैसे जानें कि भाई हमारा जो प्राचीन समय था उसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो पुराना जो समय था, जो उस समय के जो लोग थे उनका जो जीवन शैली है वो किस तरह की थी। तो अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त होती है। एक तरीका क्या है, लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। देखिए, अगर जो है पुराने टाइम के बारे में हमें पता लगाना है तो हम कोशिश करते हैं कि कोई हमें किताब मिल जाए जिसके बारे में जो है लिखा हुआ हो। जैसे उस जो बहुत पहले की अगर हम बात करें तो वेद ग्रंथ जो है ऋषियों के द्वारा लिखे जाते थे, जिनसे हमें जो है जो वैदिक काल है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जो पुस्तकें हैं वो एक सोर्स है हमारे लिए, एक स्रोत है जो ये बताते हैं कि जो अतीत जो था हमारा, जो पुराना जो समय था वो कैसा था। ये पुस्तकें देखिए, उस समय की जो पुस्तकें हैं वो हाथ से लिखी जाती थी, क्योंकि उस समय कोई प्रिंटिंग मशीन तो होती नहीं थी कि भैया प्रिंट करके जो है बुक बनवा दी, बुक छाप दी। आज अगर हमें कुछ भी लिखवाना है तो हम क्या करते हैं, फटाफट जो है टाइपिंग करवाते हैं और हमारी बुक जो है वो प्रिंट करके तैयार हो जाती हैं। लेकिन उस समय में जो जो किताबें, जो पुस्तकें जो लिखी जाती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, और हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को क्या बोलते थे, पांडुलिपि। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक पांडुलिपि की है। ये एक जो पत्ता होता है, किसी पेड़ की छाल होती है, उसके ऊपर जो ये लोग लिखते थे तो इसको क्या बोलते थे, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। लैटिन भाषा का वो शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ से लिखना। अब ये पांडुलिपियाँ जो थी वो लिखी कैसे जाती थी, ये प्राय ताड़ पत्र, जो ताड़ वृक्ष होता है उसके पत्तों के ऊपर, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक भुर्ज नाम का जो पेड़ है उसकी छाल। हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ उगता है भुर्ज, बड़े बड़े उसके पत्ते होते हैं, उसकी जो छाल होती है जो, उसके ऊपर भी ये लोग लिखते थे पुराने समय में। तो इनको क्या बोलते थे, इनके ऊपर जब ये लिखते तो इनको बोलते थे पांडुलिपि। अब जो है बहुत पुरानी बात हो गई है, तो क्या हुआ कि इतने वर्षों में पांडुलिपियों को या तो कीड़ों ने खा लिया या फिर वे नष्ट हो गई, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी हमें जो है इनके बारे में नहीं मिल पाती। फिर भी कहीं कहीं जो है हमें जो है पांडुलिपियाँ हैं वो उपलब्ध हैं आज भी, और वो सुरक्षित हैं। ये पांडुलिपियाँ हमें कहाँ से प्राप्त हुई, ये हमें प्राप्त हुई मंदिरों और विहारों से। देखिए, मंदिर आप जानते हैं मंदिर क्या होता है, विहार क्या होता है। विहार होता है जो बुद्ध और जैन धर्म के बारे में आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, आगे जो चैप्टर आएगा हमारा 6th क्लास में ही, उसमें जो बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले जो लोग थे, जो वो अपने धर्म का प्रसार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, वो जो है पूरे साल यात्राएं करते रहते थे। लेकिन जब बारिश का मौसम आता था तो वो कुछ समय के लिए एक जगह पर रुक जाते थे। वो या तो जो है पहाड़ों की जो गुफाएं थी वहाँ रुक जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने जो है अपने रहने की जगह बनानी शुरू कर दी। तो वो जब जिन जगह पर वो लोग रहते थे उनको बोलते थे विहार। तो ये पांडुलिपियाँ जो हैं हमें विहारों से मिली, मंदिरों से मिली। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अब जब इन पांडुलिपियों को पढ़ा गया तो इनसे हमें क्या क्या पता लगा कि भाई उस समय जो है धार्मिक मान्यताएं और व्यवहार कैसा था, मतलब कि किस तरह से जो लोग हैं वो धर्म को मानते थे, किस भगवान को मानते थे, किसकी पूजा करते थे। जो राजा होते थे वो अपना जीवन कैसे जीते थे। औषधियाँ मतलब जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ जो हैं उसका प्रयोग वो कैसे करते थे।
और जो उस समय की जो साइंस है, विज्ञान है, उसके बारे में भी इन पांडुलिपियों से हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। इनके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। देखिए, अगर हमें अपने अतीत के बारे में जानना है तो हमारे महाकाव्य, एक महाकाव्य हमारा क्या है, महाभारत, जिससे जो है हमें महाभारत काल के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह से बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, नाटक लिखे गए हैं, रचनाएं की गई हैं। तो अगर उन पुराने जो महाकाव्य हैं, कविताएं हैं, उनको उठाकर हम पढ़ेंगे, देखेंगे, तो भी हमें अपने जो है प्राचीन समय के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब जो महाकाव्य थे, कविताएं थी उस समय की, वो क्या है, ज़्यादातर संस्कृत में लिखी हुई है और कुछ जो है वो प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी गई हैं। तमिल जो है वो हमारे दक्षिण भारत में बोली जाती है। संस्कृत जो है उस समय की मेन भाषा होती थी। जो भी पढ़े लिखे लोग थे, ऋषि मुनि थे, वे सब क्या है, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन जो प्राकृत भाषा थी वो क्या थी, वो आम लोगों की भाषा थी। आम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो प्राकृत थी। अब जो है पांडुलिपियों से हमें जानकारी मिली, और कहाँ से हमें पता लगता है पुराने समय में, हमें जो है अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेखों से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अभिलेख क्या होता है। पांडुलिपि हमने देखी कि भाई जो पेड़ की छाल है, पत्ते हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है, हाथ से वो लिखी गई हैं, उनको हमने कहा पांडुलिपि। और जो अभिलेख हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हो वो क्या है, वो एक अभिलेख की इमेज है। ये क्या है, ये आप जो देख रहे हो एक तांबे का पत्र है। तांबे का पतला सा जो है पत्ता जो है आप कह सकते हैं। तो उसके ऊपर जो है बिल्कुल खुदवा के ये नहीं कि भाई तांबे का पत्ता है उस पर जो है इंक या स्याही से लिखवाया गया है। तांबे के पत्थर के ऊपर ये जो है खुदवा के लिखवाया गया है, जो भी जो लिखा हुआ है। तो इनको बोलते थे अभिलेख। अभिलेख जो होते हैं वो या तो तांबे के होंगे या पत्थर के होंगे या फिर कोई कठोर धातु होगी, उसके ऊपर जो भी ये खुदवा कर जब लिखवाते थे राजा या कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी संदेश लिखवाते थे, वो क्या है, वो लंबे समय तक। देखिए, अभी हमने देखा कि जो पांडुलिपियाँ हैं वो तो नष्ट हो गई, क्योंकि पेड़ की छाल है, कीड़े वीड़े ने खा ली, या फिर जो है धीरे धीरे समय के साथ खराब हो गई। लेकिन अगर कोई चीज़ पत्थर पे खुदवाई गई है या जो है धातु के ऊपर खुदवाई गई है, तो वो बहुत लंबे समय तक जो है सुरक्षित रहेगी, जल्दी खराब नहीं होती। तो जो अभिलेख थे वो जो है हमें ज़्यादातर अभी भी सुरक्षित मिलते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उत्कीर्ण मतलब खुदवाए गए हैं, जिस तरह से आप इस इमेज में देख सकते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। जो उस समय के जो राजा होते थे वो क्या करते थे, अगर कोई संदेश जो है देना है प्रजा को, या फिर वो कोई ऐसी बात जो है वो चाहता था राजा कि भाई आने वाली पीढ़ियां जो है इसके बारे में जाने, हमारे राज्य के बारे में जाने, मतलब भाई अपना गुणगान भी करते थे वो इस तरह से लिखवा के। तो वो क्या करते थे, इस तरह से जो ताम्रपत्र होते थे उनके ऊपर जो अपने संदेश हैं वो खुदवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और लोग उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिसमें राजाओं, रानियों सहित अन्य पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण करवाए हैं। जो राजा रानी होते थे वो तो जो है अभिलेख लिखवाते ही थे, उत्कीर्ण करवाते ही थे, लेकिन अन्य जो लोग हैं, हो सकता है भाई वो उस समय के जो है व्यापारी हों या फिर कोई पुरोहित हो, तो वो लोग भी जो है अपने जो है अभिलेख लिखवाते थे, ताकि जो संदेश है वो आने वाली पीढ़ियाँ उनको पढ़ सकें। उदाहरण के लिए प्रशासक लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करवाते थे। मेनली जो राजा होते थे वो क्या करते थे, राजा जो है अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़ाइयाँ करते थे, एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे। और जब कोई राजा जो है किसी दूसरे क्षेत्र को जीत लेता था तो वो इस तरह के अभिलेख लिखवाता था, अपना गुणगान करवाता था कि भाई मैंने जो है इस तरह से दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अब चाहे पांडुलिपि है, चाहे अभिलेख है, या फिर कोई और सोर्स है जिससे हमें पुराने समय के बारे में जानकारी मिलती है, तो उन चीज़ों का जो अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है, जो इनको पढ़ने वाला है, इनके बारे में जो पता लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पुरातत्वविद। पुरातत्व मतलब पुराने जो तत्व हैं, जो वस्तुएं हैं, विद मतलब जानने वाला, उनके बारे में जो जानकारी रखता है वो कौन व्यक्ति होता है, पुरातत्वविद।
अब जो पुरातत्वविद हैं वो पत्थर ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्र, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। देखिए, हमने जो है खुदाई की, बहुत हड़प्पा सभ्यता की हम बात करेंगे, वहाँ पर खुदाई से हमें जो है बहुत सारी ईंटें मिली, चित्र मिले, मूर्तियाँ मिली। तो जो पुरातत्वविद है वो इन ईंटों का, चित्रों का, मूर्तियों का अध्ययन करता है और वो हमें बताता है कि भाई ये किस समय की रही होंगी, किस चीज़ में इनका प्रयोग जो है किया जाता होगा। वह औजारों, हथियारों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। अब जो पुरातत्वविद हैं उनका काम क्या है? उनका यही काम है कि भाई जो पुरानी वस्तुएं हैं उनको ढूंढ कर निकालना और उनके बारे में पता लगाना कि भाई ये किस समय की ये चीज़ें रही हैं और इनका प्रयोग क्या है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? वो खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। अब जो खुदाई के समय उनको, जो पुरातत्वविदों को जो वस्तुएं मिलती हैं, कुछ जो है वो पत्थर की होंगी, जैसे पत्थर की मूर्तियाँ हो सकती हैं, पत्थर के औजार हो सकते हैं, कुछ पक्की मिट्टी की होंगी और कुछ जो है धातुओं की बनी होंगी। ऐसे तत्व जो है कठोर व जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। देखिए, जो इतने सालों बाद भी खुदाई करके अगर कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो इसका मतलब वो जल्दी नष्ट होने वाली नहीं है। क्योंकि जो मान लो अगर लकड़ी की कोई चीज़ है तो वो क्या होगा, वो ज़मीन के नीचे दबी है तो धीरे धीरे वो लकड़ी जो है गल जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी, उसके बारे में हमें नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ पत्थर की है, पक्की मिट्टी की है या किसी धातु से बनी है, चाहे वो लोहा है, कांसा है, तांबा है, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होती और वो उसके बारे में हमें पता लगाने में जो है जो पुरातत्वविद हैं वो हमारी हेल्प करते हैं कि भाई ये चीज़ जो है कितनी पुरानी है और इसका क्या प्रयोग रहा होगा। अब जो पुरातत्वविद हैं वो जानवरों की हड्डियाँ, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे मछली हैं, जानवर है, उनकी हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। उनसे भी उन्हें बहुत कुछ जानकारी मिलती है कि भाई हड्डियाँ किसी क्षेत्र में एरिया में मिली तो वो ये आइडिया लगाते हैं कि भाई इस तरह के यहाँ पर जानवर होते होंगे, ये लोग जो है मांस खाते होंगे इन जानवरों का। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। देखिए, जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उसके अवशेष होता है। जो पुरानी, जो बची हुई चीज़ें, टूटी फूटी जो चीज़ें जो बच जाती हैं, तो वनस्पति यानी पेड़ पौधों के अवशेष तो हमें नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों? वो तो समय के साथ जो है नष्ट हो जाते हैं। यदि अन्न के दाने, लकड़ी के जो टुकड़े जल जाते हैं, वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। लेकिन अगर कहीं पर मान लो कोई लकड़ी है, उसको जलाया गया तो उसका जो टुकड़ा है वो जली हुई राख के रूप में, तो इस तरह की चीज़ें तो जो है वो हमें मिल जाएंगी। लेकिन वनस्पति, पेड़ पौधे या कोई और ऐसी चीज़ है वो हमें जो है नहीं मिलेंगी इतने समय में, क्योंकि वो टाइम के साथ जो है वो नष्ट हो जाती हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? अब ये है कि भाई जो पुरातत्वविद हैं वो जो है खुदाई करते हैं, तो क्या कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? क्योंकि ये भी मुश्किल है। जो देखिए, अगर कपड़े को अगर हम ज़मीन में जो है दबा दें मिट्टी के नीचे, तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो गल जाता है और हमें जो है उसका जो कुछ सालों बाद अगर हम उसको ढूंढेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा। अब जो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। देखिए, खुदाई से किसी चीज़ को ढूंढा और निकाला, उसको हम क्या कहेंगे? पुरातत्वविद। अब जो इन चीज़ों का, अतीत का अध्ययन कर रहा है वो कौन होता है? इतिहासकार। और ये इतिहासकार, ये चाहे वो पांडुलिपियों का प्रयोग करें अतीत के बारे में जानने के लिए, अभिलेखों का करें, या फिर पुरातत्वों से जो जानकारी मिली उनका प्रयोग करें, तो वो जो क्या कहेंगे कि भाई वो क्या है हमारे लिए? स्रोत है, एक सोर्स है। मतलब मान लो मुझे किसी ने बताया, अखबार, मैं सुबह उठी अखबार पढ़ रही हूँ, अखबार से मुझे पता चलता है कि भाई किसी देश में कोई घटना हो गई। अब उस घटना का जब मुझे पता लगा तो मेरे लिए सोर्स कहाँ से आया? सोर्स क्या है मेरे लिए? वो न्यूज़पेपर है। वहाँ से मुझे पता लगा है कि भाई फलाने देश में ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैंने पढ़ लिया न्यूज़पेपर से। तो वो सोर्स जो है मेरे लिए क्या हुआ? न्यूज़पेपर। तो इसी तरह से जो इतिहासकार हैं उनके लिए जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो क्या होती है? पांडुलिपियाँ, अभिलेख या पुरातत्वविदों से जो प्राप्त जानकारियाँ हैं वो।
स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अगर हमें कोई स्रोत मिल जाता है तो फिर क्या लगता है हमें कि भाई हम पता लगा सकते हैं कि जो अतीत था, हमारा जो पुराना समय था, उसमें क्या हुआ था। तो ये क्या हो जाता है, हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी लगता है उन लोगों को, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अब जो स्रोत मिले, मान लो हमें जो है हड़प्पा के हम खुदाई की, जब उस समय पर हमें जो है ईंटें मिली, मोहरें मिली, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते चले गए और जो हमें पता लगता चला गया कि भाई इन चीज़ों का प्रयोग किस, जो उस समय की जो सभ्यता थी उसमें किस लिए होता था। तो धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण, मतलब भाई हम जो हमारा अतीत था उसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिल जाती है कि भाई किस तरह से जो लोग हैं वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे उस समय में। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब जो इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं उनको क्या कहा गया है कि भाई ऐसे जासूस हैं। जासूस का काम क्या होता है? जासूस का काम होता है किसी भी बात के बारे में चुपचाप पता लगा लेना कि भाई जासूसी कर रहा है। आप तो हम कहते हैं ना कि भाई जासूसी कर रहे हैं, उसके वो मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह से ये लोग भी एक जासूस की तरह काम करते हैं और अतीत के बारे में जानकारियाँ जो है इकट्ठी करते हैं। अब हम देखते हैं अतीत एक या अनेक। अब जो अतीत शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए हुआ है? किसी एक वस्तु के लिए या बहुत सारी वस्तुओं के लिए? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? देखिए 6th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसका नाम क्या है? हमारे अतीत। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें। अतीत शब्द का प्रयोग ये नहीं हुआ कि भाई किसी एक चीज़ के बारे में हमें जानकारी जो है वो लेनी है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत शब्द के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन जो है वो राजा रानियों के जीवन से अलग था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से भिन्न था। देखिए अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए क्यों किया गया कि भाई कोई एक ही तरह की जीवन शैली नहीं थी कि हम ये कह दें कि भाई हाँ सब लोग एक जैसा खाना खाते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक जैसी जगह पर रहते थे। बल्कि ये था कि भाई जो राजा हैं उनका जो रहने का तरीका है वो अलग है, जो पशु पालने वाले हैं, जो कृषक किसान हैं, उनके जीवन का जो तरीका है वो अलग है। तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे से भिन्न होते थे। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का जो है पालन किया जाता था। अब आज की अगर हम बात करें तो सभी समुदाय जो हैं, मान लो गांव में रहने वाले लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, या फिर बड़े शहरों में, छोटे शहर या बड़े शहरों का अगर हम डिफरेंस देखें तो सभी लोग तो एक जैसे नहीं होते। गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनके रहने का तरीका अलग है, जो शहरों में जो लोग रहते हैं उनका जो है रहने का, काम करने का तरीका अलग है। तो उस समय पर भी यही होता था, जो लोग थे उनकी जीवन शैली जो है अलग अलग होती थी। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। देखिए जो अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें, जो आइलैंड्स हैं, आज भी वहाँ के लोग अब जो है देखिए इतना जो है सब कुछ इतना विकास हो गया है, लेकिन वहाँ पर रहने वाली जो आदिवासी जातियाँ हैं वो क्या करती हैं, अभी भी अपने खाने के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। वो लोग या तो मछलियाँ पकड़ते हैं समुद्र से, या फिर जो है जंगलों से शिकार करके, या फिर फूल फल जो है वो इकट्ठा करके वो लोग खाते हैं। एक बार मैप में हम देख लेते हैं अंडमान कहाँ पर है। ये देखिए अंडमान निकोबार, ये जो आइलैंड हैं छोटे छोटे समुद्र के बीच में, ये अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। अब अगर हम बात करें इसके विपरीत, शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो शहरों में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर कैसे काम करते हैं, या तो नौकरियां करते हैं या व्यापार करते हैं। खेती का काम तो वो लोग नहीं करते, या बहुत ही कम कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो उनको अगर अपने खाने के लिए या तो गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, सब्जियाँ चाहिए, तो वो कहाँ, किन लोगों पर निर्भर करते हैं? वे गांव के लोगों पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से जो भेद है वो जो अतीत में भी विद्यमान था। तो यही भेद जो है वो पुराने समय में भी था। यहाँ इस जो पुराने समय में जो लोग थे
वो भी अलग अलग तरीके से रहते थे, अलग अलग उनकी जीवन शैली होती थी। एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अब यह है कि भाई जो पुराने समय में राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, अगर उसने किसी क्षेत्र पर जो है विजय प्राप्त कर ली तो वो क्या करते थे कि भाई लेखा जोखा लिखवाते थे कि भाई हाँ मैंने जो है इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, इसको जीत लिया। यही कारण है कि हम उन शासकों उनके द्वारा दी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अब वो लिखवाते थे किन के ऊपर शासक, वो लिखवाते थे अभिलेखों के ऊपर, या तो पत्थर के ऊपर उन्होंने खुदवा दिया, या फिर जो है तांबे के पत्थर या किसी धातु के ऊपर उन्होंने जो है संदेश अपने लिखवा दिए। अब वो चीज़ें अभी अभी भी जो है सुरक्षित हैं, हमें मिली और उनके बारे में हम जान पाए। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में जानना बहुत कुछ शेष है। देखिए राजाओं के बारे में तो हमने जान लिया क्योंकि उन्होंने तो अभिलेखों पर जो है खुदवा दिया, उत्कीर्ण करवा दिया, अपने संदेश लिखवा दिए। लेकिन जो उस समय के जो आम लोग थे, चाहे वो शिकारी हों, पशुपालक हो, किसान हो, तो वे लोग तो इस तरह भाई वो तो नहीं अपने जो है किस तरह से वो रहते हैं, इस तरह के अभिलेख वगैरह वो तो नहीं लिखवाते थे। तो उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि हमें तो कोई ना कोई तो सोर्स चाहिए जिससे हमें पता लगे पुराने समय के जो लोग हैं उनके बारे में। तो जो पुरातत्वविद हैं वो यही जानने की कोशिश करते हैं कि जो पुराने जो समय के लोग थे वो किस तरह से रहते थे। लेकिन अभी भी बहुत कुछ जो है इनके बारे में जानना बाकी है, सारी चीज़ें हमें आज भी नहीं मालूम। अब हम देखते हैं तिथियों का मतलब। देखिए तिथि क्या होती है, तिथि मतलब डेट। मान लो आज जो है 15 अगस्त है, 16 अगस्त है, 20 जनवरी है, 26 जनवरी, तो ये क्या है, ये तिथि है। अगर कोई तुमसे तिथि विषय के बारे में पूछे तो तुम क्या कहोगे, या तो तारीख बताओगे, कोई महीना बताओगे, कोई साल बताओगे, तो 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे। अब मान लो कोई आपसे पूछता है कि भाई आपका जो है जन्म जो है कब हुआ था, तो ये आप बता दोगे कि भाई मेरा जन्म जो है 20 दिसंबर को हुआ था, 1950 में हुआ था, 1980 में हुआ था, 1990 में हुआ था। तो इस तरह से आप लोग बताते हो, डेट बताते हो, महीना बताते हो, साल बताते हो। अब वर्ष की जो ये गणना है, जो ये आप साल बता रहे हो, ये क्या है कि ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अब मान लो कोई ये कहता है कि मैं जो है भाई मेरा जन्म जो हुआ है वो 2002 में हुआ है, या कोई कहता है मेरा जन्म 1980 में हुआ है। तो अब ये जो 2002 है या 1980 है, ये साल हमने बताया, ये हमने काउंट कैसे किया। ये जो ईसा मसीह जो थे, जिनका जब हम जन्म मानते हैं, जो ईसाई धर्म प्रवर्तक जिन्हें कहा जाता है, ये कहा जाता है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उनके साल को हमने माना है 0 वर्ष। तो उसके बाद के जो साल हैं वो उनको हम कैसे मानते हैं कि ईसा, और उससे पहले ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो साल थे उनको बोलते थे ईसा पूर्व। अब जो ईसा मसीह का जन्म है उसके बाद के साल हैं वो क्या है कि भाई जो है 2000 आया, अब 2000 के बाद 2001, 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ रहे हैं हम। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले के सालों की बात करें तो वहाँ साल कैसे चलते थे। 2000 मान लो 1985 आया, तो 1985 के बाद 86 नहीं आएगा, 1985 के बाद 84, 83, इस तरह से वो उल्टा चलता था। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद। क्यों? ईसा मसीह का जन्म हमने किससे माना, जो है वो 0 में, और उसके बाद हम 2000 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक कितना टाइम हो गया, 2000 साल। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ जो है वो ईसा पूर्व कहलाती थी। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अंग्रेजी में जो बीसी शब्द है वो किस लिए होता है, बिफोर क्राइस्ट। देखिए जो ईसा पूर्व है उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बीसी। मान लो हमने 600 ईसा पूर्व बोलना है तो हम क्या बोल देंगे, 600 बीसी। और कभी कभी तिथियों के पहले जो है एडी हिंदी में लिखा मिलता है, एडी यानी ईसा के जन्म के बाद, एनो डोमिनी। एडी जो है वो एनो डोमिनी 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, कि भाई एडी का मतलब क्या है, जो 0 हम मान रहे हैं वहाँ से हमारी एडी शुरू होती है। कभी कभी अंग्रेजी के अक्षरों बीपी, देखिए जो बीसी है उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, कभी कभी
बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो इस तरह से हम जो अपने साल हैं उनका निर्धारण करते हैं, उनको लिखते हैं। अब हम कुछ अन्य बातें जो है वो जान लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि जो अभिलेख है वो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। कठोर मतलब या तो पत्थर होगा या कोई धातु वगैरह होगी। इनमें से जो कई अभिलेख हैं वो कई सौ वर्ष पहले मतलब जो है वो लिखे गए थे, लेकिन आज भी वो सुरक्षित हैं। अब जो सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है, देखिए जो अगर कुछ न कुछ लिखा हुआ है तो किसी न किसी भाषा में तो लिखा ही होगा। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। अब जो हम जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, उस समय में जो लोग लिखते थे वो भाषा जो है वो अलग होती थी। तो ये विद्वान कैसे जान पाए कि क्या लिखा है इसके बारे में? तो देखिए, ये फिर से अभिलेख की एक इमेज है, इस तरह से जो उसके ऊपर खुदवा रखा है। अब इसका पता जो है वो अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। अब उस समय के लोगों ने ये क्या लिख रहा है, देखिए मैं अगर इसको देखूंगी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको खोज निकाला इस लिपि को कि भाई इन लोगों ने ये क्या जो है लिख रखा है। इस प्रकार से अज्ञात का मतलब होता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं पता। तो जो अज्ञात लिपि है उसको जानने की एक प्रसिद्ध कहानी है, वो हम देखेंगे। वो क्या है? उत्तरी अफ्रीकी देश जो है मिस्र में जो है हमें मिलती है। एक बार मैं आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो हमारा है महाद्वीप, ये क्या है? ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ पर जो है उत्तरी अफ्रीका में, यहाँ पर क्या है? मिस्र। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, इस जगह की। उत्तरी अफ्रीका का एक देश है मिस्र। वहाँ पर 5000 वर्ष पूर्व जो राजा रानी रहते थे, उन्होंने भी जो है कुछ न कुछ जो है लिखवाया या उत्कीर्ण करवाया। तो मिस्र के जो उत्तरी रोसेटा नाम का एक कस्बा था, वहाँ से हमें एक ऐसा पत्थर मिला जिस पर लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों, एक भाषा क्या थी? यूनानी, और जो दो थी वो मिस्री लिपि के 2 प्रकार थे। उनमें हमें लिखे हुए जो उनका जो पत्थर है उसके ऊपर हमें जो है कुछ लिखा हुआ मिला। तो जो विद्वान थे उन्होंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि इन पत्थरों के ऊपर लिखा क्या हुआ है। कुछ विद्वान जो थे वो यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। अब उन्होंने बताया कि जो राजा रानियों के नाम जो है वो एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, और जिनको क्या कहा गया है? कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। अब जो है मिस्री में मिस्र की जो भाषा थी, संकेत थे, वो लिखे हुए थे। कुछ विद्वान उनके बारे में जानते थे, तो उन्होंने इस तरह से मिलान करके जो है जानने की कोशिश की कि क्या लिखा हुआ है। जैसा कि तुम देख सकते हो, एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। देखिए, ये वो इमेज है। यहाँ पर आप एल देख रहे हो, तो एल किसके लिए प्रयोग हुआ है? वहाँ पर शेर के लिए। और जो ए है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? चिड़िया के लिए। तो इस तरह से उन्होंने जो है जो लिखवा रखा था, छपवा रखा था पत्थरों के ऊपर। तो इस तरह से जो है मिलान करके दो जो है लिपियाँ थी, मिस्र की यूनानी भाषा थी, उनका प्रयोग करके जो वैज्ञानिक है वो जो है जान पाए कि भाई क्या लिखा हुआ है। एल, फिर उन्होंने देखा कि एल का मतलब क्या है? यहाँ शेर से है। ए का मतलब क्या है? यहाँ चिड़िया से है। एक बार जब उन्होंने जो है जान लिया कि विभिन्न अक्षर किस के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। देखिए, अब जो है अब उनको जो है उनको पता लग गया कि एल जो है वो शेर के लिए प्रयोग किया गया है, ए जो है वो चिड़िया के लिए प्रयोग किया गया है। इसी तरह से और जो है लेटर्स हैं, वो देखा भाई कि ये लेटर इस चीज़ के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये इसके लिए। तो फिर जो है वो उस अज्ञात लिपि को भी आसानी से पढ़ने में सफल हो पाए। तो चैप्टर हमारा यहाँ पर 6th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।